जल्दी आओ और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना, यामिनी ने कहा। सनाया चाहती तो आहान की मदद ले सकती थी, पर अभी दोनों एक दूसरे से अलग थे, इसलिए उसने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी यामिनी का बर्ताव आहान की तरफ अच्छा नहीं था, इसीलिए वो भी उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। मेरी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड बस आते ही होंगे, फिर बताती हूँ तुम्हें, यामिनी ने कहा। आजकल स्प्रिंग कॉरपोरेशन को हो क्या गया है, यहाँ कैसे भी लोग आते रहते हैं, कोई भी आता है अपने आप को बहुत बड़ा बताने लग जाता है, अंकिता ने कहा। तुम्हें अभी विश्वास नहीं करना है तो मत करो, अब मेरी बेटी आ जाएगी, तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा कि मैं आखिर कौन हूँ, यामिनी ने कहा। अंकिता की इतने वक्त में कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, किसी ने भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। ये सब देखकर उससे गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया। बॉडीगार्ड तुरंत वहां आ गया और बोला, यस अंकिता मैडम, ये बहुत बकवास कर रही हैं, इसका मुंह बंद करवाओ। अंकिता ने अपने बॉडीगार्ड्स को यामिनी की तरफ इशारा करते हुए ऑर्डर दिया। यस मैडम। उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो धीरे धीरे यामिनी की ओर बढ़ रहा था और ये सब देखकर यामिनी की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसने कांपते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, देखो दूर रहो मुझसे, मेरी बेटी। इससे पहले यामिनी अपनी बात ख़त्म कर पाती, उस बॉडीगार्ड ने उन्हें बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। सिमरन के हाथ का थप्पड़ उस बॉडीगार्ड के थप्पड़ के आगे कुछ नहीं था। सिमरन के हाथ का थप्पड़ खाने के बाद वो खड़ी तो थी, पर इस बॉडीगार्ड के हाथ का थप्पड़ खाने के बाद वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यामिनी कुछ कदम दूर जाकर गिरी। यामिनी चिल्लाने लगी, तुम पागल हो, मैंने तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे हैं। बॉडीगार्ड फिर उनकी तरफ बढ़ा और दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा। इस बार उनके होठों के किनारे से खून आने लगा। बिंदु ये सब दूर खड़े खड़े देख रही थी। अब यामिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनसे ये सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने अंकिता से माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया। छोड़ दो मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। यामिनी अंकिता के सामने गिड़गिड़ाने लगी। यामिनी को लगता था कि वो किसी को भी परेशान कर सकती थी। उसने हमेशा आहान को परेशान किया था और उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था, इसीलिए यामिनी को लगता था उससे सब डरेंगे। पर अंकिता ऐसी नहीं थी, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और सामने वाले को अच्छा सबक सिखाना जानती थी। अब तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत थी, अंकिता ने ताना मारते हुए कहा। मैं मान गई अपनी गलती, मैं गलत थी। यामिनी की सारी अक्कड़ ख़त्म हो गई थी। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि 5 मिनट पहले तक वो एटीट्यूड में थी। उसमें कहने की हिम्मत तो नहीं थी, पर अभी भी वो मन में सोच रही थी, काश वहाँ सनाया और उसका बॉयफ्रेंड आ जाए। समझदार हो, जल्दी समझ गई तुम। सिमरन, सिक्योरिटी से कहो इसे बाहर निकाले, अंकिता ने कहा। यस मैम, सिमरन ने कहा। सिमरन अंकिता से और भी ज़्यादा इज्जत से बात करने लगी थी। उसने देख लिया था कि वो कितनी पावरफुल है। अगर यामिनी ने अपनी गलती नहीं मानी होती तो वो आज अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसकी जान ले लेती और उनके माथे पर सिकंद भी नहीं आता। यामिनी को वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत बुरे तरीके से बाहर निकाला। उन्हें इतना बुरा कभी नहीं लगा था। बिंदु भी यामिनी के पीछे पीछे बाहर आ गई। यामिनी बाहर जाकर रोड के किनारे बैठ गई और रोने लगी। तभी बिंदु ने पूछा, यामिनी तुम ठीक हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल गया भाड़ में। यामिनी को अपना गुस्सा निकालना था। उसने आज तक कभी किसी से इस तरह से मार नहीं खाई थी। आज उसकी ये हालत हो गई थी कि उसको किसी के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ा था। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसके पास बॉडीगार्ड था, इसका मतलब ये था कि वो बहुत बड़े ख़ानदान की थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बच जाएगी। सनाया का बॉयफ्रेंड यहाँ रहता है तो वो भी अमीर होगा। मैं उससे बोलूँगी मेरे लिए बॉडीगार्ड्स अपॉइंट करे। फिर ये अंकिता मुझे जहाँ भी मिलेगी मैं इसकी चटनी बना दूँगी। यामिनी को अभी भी सनाया के बॉयफ्रेंड पर भरोसा था। बिंदु कहीं ना कहीं सोच रही थी कि उस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक लग्जरी ऑडी कार आई। उसे देखते ही यामिनी का चेहरा खुशी से खिल गया, क्योंकि गाड़ी स्प्रिंग कॉरपोरेशन के आगे रुकी थी। यामिनी को लगा कि वो सनाया और उसके बॉयफ्रेंड की थी। यामिनी जैसे ही गाड़ी के पास देखने गई कि गाड़ी में कौन है, और उसके चेहरे की खुशी फीकी पड़ गई। गाड़ी में आहान था। वैसे तो आहान यामिनी के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, पर उसे दूर से नज़र आ गया था कि
यामिनी की हालत सही नहीं है। यामिनी चाहे जैसी थी पर थी तो सनाया की माँ है, इसीलिए अहान उनकी मदद करने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये गाड़ी तुम्हारे पास कैसे? यामिनी ने चिढ़ते हुए पूछा। उसे कार की प्राइस पता है और जितनी लग्जरी ये कार थी ये अहान की तो नहीं हो सकती थी। किराए पर ली है, अहान ने कहा। किराए पर ली? एक मामूली बैंक एम्प्लॉय को इतनी आलीशान कार किराए पर लेने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या लगता है ये कार रेंट करने से तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा? यामिनी ने ताना मारते हुए कहा। मैं कौन सी कार ड्राइव कर रहा हूँ, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है यामिनी जी? अहान ने रूखी आवाज़ में कहा। यामिनी जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ। भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारी सास हूँ, मेरी बेटी के पति हो तुम। यामिनी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। इतने सालों में कभी भी अहान ने ऐसा नहीं बोला था, भले कुछ भी हुआ हो। वो यामिनी को हमेशा मॉम ही बोलता था। सास, आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं कि मैं आपको मॉम बुलाऊं? अहान ने कहा। ये बात सुनकर यामिनी को और गुस्सा आ गया। मैं डिज़र्व नहीं करती। 3 साल पहले अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता और अपने घर में रहने की परमिशन नहीं दी होती तो तुम आज मुझसे इस तरह बात नहीं कर रहे होते। तुम्हारी वजह से मेरी गिल फैमिली हमेशा मुसीबत में पड़ती रही है और कह रहे हो मैं मॉम बुलाने के भी लायक नहीं हूँ। यामिनी ने अपनी बातें कही पर इससे अहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दरअसल सच ये था कि पूरे गिल परिवार में सिर्फ यामिनी ही थी जो अहान की मदद नहीं करना चाहती थी। सनाया के बहुत ज़ोर देने पर वो अहान को बचाने के लिए मानी थी। अहान ने कभी भी गिल परिवार से पैसे नहीं लिए थे, किसी तरह से हमेशा उनकी मदद ही की, पर यह सब यामिनी नहीं जानती थी और अहान उसे समझाना नहीं चाहता था। अहान के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी ने फिर से कहा, अगर तुम मुझे अपनी सास नहीं मानते हो तो मेरी बेटी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार वो आ जाए फिर तुम फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देना। डिवोर्स? आप फिर से उसी बात कर रही हैं? अहान ने कहा। क्या हुआ, तुम अभी भी उसे नहीं छोड़ना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। सनाया का एक बॉयफ्रेंड है जो यहाँ स्प्रिंग कॉरपोरेशन में रहता है और बहुत बड़ा आदमी है, यामिनी ने इतराते हुए कहा। बॉयफ्रेंड? सब सुनकर अहान पहले तो चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ कि यामिनी सच नहीं जानती। वो जिससे सनाया के अमीर बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी जो स्प्रिंग कॉरपोरेशन में रहता था, असल में वो खुद अहान ही था। बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर भी जब अहान के एक्सप्रेशन नहीं बदले तब यामिनी को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, देखो अहान, अपनी भलाई चाहते हो तो सनाया को तलाक दे दो। सनाया का बॉयफ्रेंड कोई मामूली आदमी है नहीं है, उससे पंगा न लेना, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। अच्छा, लेकिन बात है, अहान ने फाइनली कहा। हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो रुको, वो दोनों बस अभी आते ही होंगे, यामिनी ने कहा। क्या सनाया यहाँ आने वाली है? अहान ने कहा। अहान को किसी चीज़ से मतलब नहीं था, बस सनाया से मतलब था। 3 साल में पहली बार उनका इतना बड़ा झगड़ा हुआ था और वो एक रात एक दूसरे से दूर रहे थे। झगड़े के बाद अहान सनाया से मिलने वाला था। बिल्कुल, सनाया आने वाली है। देखो अहान, मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे सनाया दुखी हो। वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएगी, यामिनी ने जवाब दिया। तभी वहाँ एक टैक्सी आकर रुकी और सनाया बाहर निकली। मॉम, उतरते ही सनाया ने कहा। अहान को वहाँ देखकर सनाया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। सनाया यामिनी से इधर उधर देखते हुए कहा, सनाया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? सनाया के चेहरे के रंग बदल गए। मॉम, मैंने आपसे कहा ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिंदु ने तुम्हें वहाँ से आते हुए देखा था, यामिनी ने स्प्रिंग कॉरपोरेशन के बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर सनाया ने बिंदु की तरफ गुस्से में देखा। बिंदु समझ गई थी कि सनाया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो बस शर्मिंदगी में गर्दन नीची करके हंसने लगी। मॉम, मैं रात को वहाँ रुकी ज़रूर थी, पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सनाया यामिनी को नहीं बता सकती थी कि वो अहान के बंगले में रुकी थी। बिंदु आंटी, और आपको कोई गलतफहमी हुई है। सनाया, क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? यामिनी को इस बात पर विश्वास करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो परेशान होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसने सनाया के बॉयफ्रेंड के नाम पर बहुत ज़ोर दिखाया था और अब सनाया कह रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। यामिनी को ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि आज स्प्रिंग कॉरपोरेशन में उसकी इतनी बेइज्जती हुई जिसका वो बदला भी नहीं ले पाएगी।
मॉम, ये चोट के निशान कैसे हैं? सनाया ने चिंता जताते हुए पूछा। यामिनी की ऐसी हालत देखकर सनाया को बहुत बुरा लग रहा था। भले ही वो किसी भी थी, पर थी तो उसकी माँ ही। अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तब कहाँ थी तुम्हारी चिंता जब तुमने शादी से की थी? तब मेरी कोई परवाह नहीं की थी तुम्हें। यामिनी ने आहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने तुम्हें मना किया था कि इससे शादी मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, मैं किसी के सामने सिर उठाने लायक नहीं रही। मैंने तुम्हें कहा था इसे तलाक दे दो और रोहन से शादी कर लो, पर तुमने वो भी नहीं माना। अगर तुमने रोहन से शादी कर ली होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। सनाया और आहान ने कुछ नहीं बोला। दोनों बस यामिनी की बात चुपचाप सुन रहे थे। सनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अपनी गलतियों का ठीकरा यामिनी सनाया और आहान पर फोड़ रही थी। बिंदु आंटी, इन्हें किसने मारा? आहान ने पूछा। आहान समझ गया था कि अगर उसने आज यामिनी की मदद नहीं की तो वो ऐसे ही घुटती रहेगी। तुम क्या कर लोगे जानकर? कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। यामिनी इतना बोलकर रोने लगी। यामिनी को इसे देखकर सनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और उन्हें शांत करवाने लगी। बिंदु आंटी, आप बताइए, आहान ने फिर से कहा। इस बार उसने ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि यामिनी और बिंदु दोनों उसे देखती रह गई। इस बार आहान में कुछ अलग था। अंकिता नाम की लेडी ने बिंदु ने आहान को ये बात बताई और फिर आगे बॉडीगार्ड ने यामिनी के साथ क्या किया वो भी बताया। अंकिता, आहान सोचने लगा कि अब ये अंकिता कौन है। इससे पहले कोई भी कुछ कह पाता, सनाया ने कहा, आहान, तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सनाया की आवाज़ बहुत रूखी थी, जिससे आहान समझ गया था कि वो भी उससे नाराज़ थी। पर सनाया, आहान ने कहा, आहान प्लीज़, मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती हूँ, सनाया ने कहा। सनाया के ऐसे बर्ताव का आखिरी क्या कारण था? सनाया, क्या सनाया कभी आहान को माफ़ करेगी? क्या अब आहान यामिनी के लिए अंकिता से बदला ले पाएगा या नहीं? सनाया, ये तुम क्या कह रही हो? करने दो आहान को ये हैंडल, ये मेरा दामाद है। इतना तो इसे मेरे लिए करना चाहिए, यामिनी ने कहा। यामिनी चाहती थी कि आहान उसके लिए अंकिता से फाइट करे और फिर वो उसे भी अपने बॉडीगार्ड से पिटवाए। मॉम, सनाया ने गुस्से में कहा। सनाया आहान की मदद नहीं लेना चाहती थी, पर यामिनी हर बात पे उसके खिलाफ जाती थी। सनाया, इसमें गलत क्या है? अगर ये मेरा दामाद है, इसे करने दो, यामिनी ने कहा। उसका मकसद सिर्फ आहान से बदला लेकर उसे बेइज्जत करवाना था। तभी अंकिता घर देखकर बाहर निकली। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड और सिमरन। ये गवार अभी तक यहाँ से गई नहीं, अंकिता ने कहा। उसने सोचा था कि इतना सब होने के बाद तो वो वहाँ से तुरंत भाग जाएगी। हो सकता है इसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को ले आई हो। सिमरन ने ताना मारते हुए कहा। चलो फिर चलकर देखते हैं, अंकिता ने कहा। अंकिता देखना चाहती थी आखिर ऐसा कौन था जिसकी वजह से यामिनी ने उसे परेशान किया था। आहान, अगर तुम सच में मर्द हो तो जाओ उस औरत को 2 थप्पड़ लगाकर आओ। इस वक्त यामिनी अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसे नहीं पता था कि अंकिता उसका बॉडीगार्ड और सिमरन पीछे ही है। ये सब सुनकर अंकिता अपने दांत पीसने लगी। उसे लगा था कि यामिनी डर गई थी, पर सच ये था कि वो उसके पीठ पीछे उसकी चुगली कर रही थी। यू क्रेजी वोमेन, अंकिता चिल्लाई। उसे वहाँ देखकर यामिनी हड़बड़ा गई। वो अंकिता को सब समझाना चाहती थी। अंकिता जी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। इसे अब तक समझ नहीं आया है कि मैं कौन हूँ। इसे अच्छे से समझाओ। अंकिता किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंकिता के बॉडीगार्ड के बारे में सोचकर ही यामिनी कांपने लगी थी। उसने उसका हमला पहले सहन किया हुआ था। आपने मेरी मोम को हाथ भी कैसे लगाया? इस बार सनाया ने पूछा। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारी मोम की हरकतें ही ऐसी हैं, वो यही डिज़र्व करती हैं, अंकिता ने कहा। यू, सनाया गुस्से में बोलने लगी थी। वो अंकिता की तरफ आगे बढ़ी। स्टे वे, अंकिता के बॉडीगार्ड ने कहा और उसके सामने आ गए। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि वो कोई बड़ा हॉट शॉट है, अंकिता ने कहा। सनाया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस बार आहान आगे आया और उसने कहा, पर उसका पति है। अंकिता ने आहान से पूछा, क्या तुम इसके पति हो?
आहान ने कुछ नहीं कहा, बस अंकिता के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। जो बात करनी है मुझसे करो। तुमसे बात करूं, तुम हैंडल कर लोगे? अंकिता ने कहा। मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं वो बाद में देखेंगे, आहान ने शांति से कहा। उसका बर्ताव बिल्कुल क्लेम था। अंकिता को बहुत अजीब लगा, पर अब इतने लोगों के सामने वो पीछे नहीं हट सकती थी। अंकिता ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इतना सुनते ही वो बॉडीगार्ड आहान की तरफ बढ़ा। अंकिता का बॉडीगार्ड बहुत ही पत्थर दिल था, उसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। कोई भी साधारण आदमी उसका पंच सहन नहीं कर सकता था। अंकिता सोच रही थी, अगर आहान इसका पंच सहन कर पाता तो वो ज़िंदगी भर उसे दूसरों को डराने के लिए बोल सकता था। यामिनी और बिंदु दोनों डर के मारे सनाया के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने उस बॉडीगार्ड की बेरहमी देखी थी, पर सनाया शांत थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे आहान की चिंता नहीं थी, बल्कि उस बॉडीगार्ड की चिंता थी। सनाया आहान के पावर्स जानती थी, इसीलिए उसने सोचा कि कहीं उस बॉडीगार्ड की जान ना चली जाए। बाकी लोग इस बॉडीगार्ड को सुपर स्ट्रॉन्ग मान सकते थे, पर आहान के सामने वो साधारण ही था, जैसा कि सनाया ने सोचा था। इससे पहले वो बॉडीगार्ड आहान को हाथ लगा पाता, वो आहान के पंच की वजह से काफ़ी दूर जाकर गिरा था। सन्नाटा, पूरे माहौल में गहरा सन्नाटा था। किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। अंकिता की आंखें खुली की खुली रह गई थी। सिमरन के हाथ उसके मुंह पर थे और यामिनी बार बार अपनी आंखें मलते हुए आहान को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत देख लिया है। भले ही आहान उसके लिए ही लड़ रहा था, पर फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सनाया वहीं पास में खड़ी हुई देख रही थी और तरस में अपनी गर्दन हिला रही थी। अब क्या लगता है आपको, मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं? आहान ने अंकिता से पूछा। अंकिता समझ गई थी कि उसने आहान को हल्के में ले लिया था। उसने एक पंच में उसके बॉडीगार्ड को चित कर दिया था, पर अंकिता भी कुछ कम नहीं थी। उसने कहा, क्या हुआ अगर तुम हैंडल कर भी सकते हो तो? आजकल की दुनिया में ताकत नहीं, पावर चलता है। तुमसे डील करने के लिए बस एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी है। अंकिता ये सब बातें इसीलिए बोल रही थी क्योंकि शिमला पुलिस में हाई पोस्ट पर जो लोग थे वो उनकी जानती थी और कंट्रोल करती थी। एक फ़ोन कॉल से हो जाएगा, आहान ने हंसते हुए पूछा। पूरे शिमला में ऐसा कोई नहीं था जो एक बार में आहान के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए। भरोसा नहीं हो रहा? अंकिता ने रूखी आवाज़ में पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आहान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। ठीक है, अच्छा है, मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने अपने पति को कॉल किया। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गया। अंकिता का पति का नाम पुनीत कुमार था। उसका पेट मोटा और सिर गंजा था। जब वो वहाँ पहुँचा तब अंकिता ने उसे सारी बात बता दी। फिर वो आगे आया और उसने आहान से कहा, मेरा नाम पुनीत कुमार है, मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें माफ़ कर दूँगा अगर तुम माफ़ी मांग लो। पुनीत को ज़्यादा ड्रामा करना पसंद नहीं था। ये सुनकर अंकिता गुस्सा हो गई। पुनीत ऐसे कैसे किसी को जाने दे सकता है? मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, तुम मुझे जाने दोगे? तुम ऐसा क्या है? आहान ने हंसते हुए कहा। आहान की बात सुनकर पुनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में पुनीत को आहान की गाड़ी दिखी। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर पुनीत समझ गया था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि इसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। पुनीत को अब समझ आ रहा था, पर अंकिता नहीं समझ पा रही थी। अपने पति के बारे में यह सब सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, पुनीत, आप सोच क्या रहे हैं? ये बस एक फटीचर हैं। आप ऑफिशियल्स को कॉल कीजिए। और इससे पहले अंकिता कुछ बोल पाती, पुनीत ने उसे चुप करवा दिया। शट अप। देखिए, मेरी बीवी नादान है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, पुनीत ने आहान से कहा। आहान तुरंत समझ गया कि पुनीत कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो जानता है किससे कैसे बात करनी है। आहान मुस्कुराने लगा। तुम पागल हो गए क्या? तुम इससे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, वो भी मेरी तरफ से? इससे पहले आहान कुछ भी बोल पाता, अंकिता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और गाली देने लगी। चुप रहो तुम, पुनीत ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर अंकिता 2 कदम पीछे हो गई और कांपने लगी। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें कुमार फैमिली से निकाल दूंगा, और तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूँ। पुनीत की आंखों में गुस्सा
साफ नज़र आ रहा था। देखो, पुनीत ने कुछ बोलना चाहा पर आहान ने उसे बीच में रोक दिया। मुझे मत दिखाओ, कुछ अपनी बीबी को संभालो। आहान, कोई किसी की तरह की नॉनसेंस नहीं सुननी थी। आहान को तो उससे बहस नहीं करनी थी, पर यामिनी गिल अभी भी सर्टिफाइड नहीं थी। आखिर उन्होंने अंकिता के बॉडीगार्ड से और सिमरन से थप्पड़ खाए थे। वो इतनी आसानी से अंकिता को जाने नहीं देना चाहती थी। आहान जानता था यामिनी कुछ तो करेगी जिसकी वजह से अंत में तकलीफ सनाया को ही होगी। इसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और ये एक माफ़ी से बच गई। यामिनी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखते हुए पूरे साहस के साथ कहा। फिर आप क्या चाहती हैं? पुनीत ने पूछा। ये तो वहाँ आहान था, इसीलिए पुनीत प्यार से बात कर रहा था, वरना यामिनी के इस एटीट्यूड के लिए वो उसे अच्छा सबक सिखाता। कॉमन सेंसन, तुम्हें पैसे देने होंगे मेरी मेडिकल फ़ीस के, और जो मेरी मेंटल हेल्थ के साथ तुमने किया है उसकी भरपाई भी तो करनी होगी, यामिनी ने कहा। यामिनी ने अंकिता को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने पैसे मांगना ठीक समझा। ये सुनकर अंकिता और पुनीत के चेहरे रिलैक्स हो गए। यामिनी जितने पैसे मांगती वो उसे उतने पैसे दे सकते थे। आपको कितने पैसे चाहिए? पुनीत ने पूछा। 50। नहीं, 1,00,000 रुपये। मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए। यामिनी 50,000 बोलना चाहती थी, पर उसे लगा कि ये बहुत कम पैसे हैं, इसीलिए उन्होंने 1,00,000 ही मांग की। उन्होंने सोचा कि अगर वो पैसे कम करने के लिए भी बोलेंगे तो ज़्यादा कम नहीं होंगे, पर पुनीत ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक बार में पैसे देने के लिए मान गया। ठीक है, आपको पैसे कैश चाहिए या चेक? आहान की शक्ल पर सुकून था। उसने मांग कर भी 1,00,000 मांगे। ऐसी सिचुएशन में अगर वो 10,00,000 भी मांग लेती तो पुनीत उसे दे देता। यामिनी हैरान थी, पुनीत इतनी आसानी से कैसे मान गया। अब उसे लग रहा था कि शायद उसे ज़्यादा पैसे मांगने चाहिए। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, केस। ठीक है, मैं अभी कॉल करके पैसे मंगवाता हूँ, पुनीत ने कहा। सनाया सब देख रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी, मॉम 1,00,000 के लिए ऐसे कर रही है। अगर इन्हें पता चल गया था यहाँ आहान का करोड़ों का बंगला है, तब क्या होगा? तब तो शायद ये पागल ही हो जाएगी। कुछ देर बाद वहाँ पर पुनीत का आदमी पैसे लेकर पहुँचा। उसने पैसे यामिनी को दिए। यामिनी ने केस काउंट किया और जब सब सही था तो वो खुश हो गई। पुनीत ने आहान को रिस्पेक्टफुली बाय कहा और अंकिता को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद यामिनी ने आहान से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे काम आ सकते हो कभी। यामिनी को लगा था कि आज उसकी मौत पक्की थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अंकिता को अपने पति की डांट सुननी पड़ी और यामिनी को 1,00,000 रुपये भी मिल गए। यामिनी समझ गई थी दोनों पति पत्नी के तेवर उसकी वजह से नहीं बल्कि आहान की वजह से बदले थे। तुम्हारे एक गाड़ी किराए पर लेने की वजह से आज मैं बच गई। यामिनी को लग रहा था कि वो आहान की कार की वजह से बच गई थी। सोच रही हूँ मैं भी एक कार ले लूँ, मेरा भी रोब रहेगा फिर सोसाइटी में। यामिनी लगातार अपने ख्यालों पुलाव बना रही थी। आहान ने, ये कार कितने की है? यामिनी ने पूछा। 12 करोड़, आहान ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतनी महंगी कार भी भला कोई ऐसे रेंट पर देता है? यामिनी ने कहा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर देख लीजिए, आहान ने कहा। आजकल इंटरनेट का दौर है और सबके पास मोबाइल होता है। यामिनी ने तुरंत अपने फ़ोन में इस कार का प्राइस देखा। आहान सच बोल रहा था, ये कार वाकई 12 करोड़ की थी। ये कार रेंट पर कितने की मिलती है? यामिनी ने हैरानी में पूछा। 1,00,000 में, आहान ने अंदाजे से कहा। उसे भी नहीं पता था कि कार्स का रेट कितना होता है। क्या तुमने सना के सारे पैसे कार रेंट में ही खर्च कर दिए क्या? यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा। मॉम, आहान ने मुझसे पैसे नहीं लिए। सनाया, जो अब तक अपनी मॉम की हरकतों से परेशान थी, फाइनली बोली। हालांकि वो उन्हें कुछ नहीं समझा सकती थी, पर फिर भी उसने कहा, तुम अभी भी इसकी साइड ले रही हो? इसने तुम्हारे सारे स्प्रिंग कॉरपोरेशन के पैसे इस कार को रेंट में लेने के लिए लगा दिए। अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, यामिनी ने कहा। मॉम, मैं अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। सनाया ने पहले सोचा था कि वो आनंद गिल से बात करेगी, पर फिर उसे लगा कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
उसके दादाजी शौर्य को कोई सज़ा नहीं देंगे और बस समझाकर छोड़ देंगे। उनके लिए सनाया कभी भी उनके परिवार का हिस्सा नहीं थी। वैसे भी सनाया अब समझ गई थी कि उसे ये प्रोजेक्ट आहान की वजह से मिला था। गिल परिवार ने तो इतनी ताकत नहीं थी। पहले अगर स्प्रिंग कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट को नुकसान होता तो उसे खास कर फर्क नहीं पड़ता, पर अब वो जानती थी उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर आहान था। इसीलिए गिल परिवार की बेटी और आहान की पत्नी के बीच में से उसने आहान की पत्नी वाला रिश्ता चुना। वो नहीं चाहती थी आहान का कोई नुकसान हो। क्या सनाया आहान को माफ़ कर देगी? सनाया अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ये जानकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।